Hello friends, how are you all? Welcome to Vinayak Believers classes. सो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ सिल्क। आज हम सिल्क के बारे में पढ़ेंगे। एनिमल फाइबर में हमारा वूल जो था वो कल सेकंड पार्ट में कंप्लीट हो गया है। सो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं सिल्क के बारे में हम पढ़ेंगे। तो मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा और वीडियो लास्ट तक देखिएगा, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा सब, ठीक है। सो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज सिल्क से। सिल्क क्या है? सिल्क इज़ अ एनिमल फाइबर, जो कि हमें एक प्राणिज रेशा माना जाता है। सिल्क जिसे रेशम भी बोलते हैं। और सिल्क जो है वो किससे बनता है, चलिए देखते हैं। सिल्क एक प्रोटीन रेशा है, फाइब्रिन प्रोटीन होता है, ठीक है। ऊन में हमने क्या देखा था, ऊन भी एक एनिमल फाइबर है और उसके अंदर जो है वो उसमें जो प्रोटीन होता है वो होता है केराटिन प्रोटीन, और आपके इसके अंदर होता है फाइब्रिन प्रोटीन। सो आप नाम ये ध्यान रखिएगा, सिल्क में कौन सा प्रोटीन होता है, फाइब्रिन प्रोटीन। सिल्क को वस्त्रों की रानी भी कहा जाता है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, सिल्क को वस्त्रों की रानी भी कहा जाता है। और जो आपके रेशम की देवी जिसको बोला जाता है, रेशम की देवी जिसको बोला जाता है वो है आपके, नाम ध्यान रखिएगा, चीन की एक महारानी थी जिसका नाम था सी लिंग ची। क्या नाम था? सी लिंग ची। अगर आपने ये नहीं लिखा हो तो आप देख लीजिएगा, लिख लीजिएगा, लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं। सो रेशम की देवी किसे बोला जाता है, सी लिंग ची। ये चीन की क्या थी, महारानी थी, ठीक है। नाउ चलते हैं हम नेक्स्ट पढ़ते हैं। इसमें आगे क्या आता है, रेशम के कीड़े से प्राप्त होता है। सिल्क हमें किससे प्राप्त होता है? सिल्क का जो रेशा है वो हमें रेशम के कीड़े से प्राप्त होता है और इस कीड़े का नाम क्या है, बॉम्बेक्स मोरी बोला जाता है। उस कीड़े को बोला जाता है बॉम्बेक्स मोरी। रेशम का जो रेशा है हमें एक कीड़े से प्राप्त होता है और रेशम के कीड़े को पालने को क्या बोलते हैं, सेरीकल्चर, ठीक है। ये आप नाम ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं, इसके अंदर कीड़े का जीवन काल कितना होता है। देखिए रेशम जिस कीड़े से प्राप्त होता है बॉम्बेक्स मोरी बोलते हैं और कीड़े को पालना सेरीकल्चर, और इसका जीवन काल होता है 2 मंथ्स का, 2 महीने का इसका जो है लाइफ होती है, जिसमें ये 4 अवस्थाओं से होकर निकलता है। जिसमें से 4 अवस्थाएं कौन कौन सी आ जाती है? फर्स्ट आ जाता है इसमें एग जो होता है, फर्स्ट जो स्टेप आता है वो एग का आ जाता है, अंडा बनता है, ठीक है। अंडे में क्या होता है, ये 12 से 15 दिन जो है वो लेता है। 12 से 15 दिन के बाद ये अंडा जो है वो लार्वा में चेंज हो जाता है, ठीक है। इसकी पूरी जो आयु प्राप्त करने जो होती है, पूरी आयु प्राप्त करने तक मादा कीड़े जो होते हैं वो 3 दिन में ही अंडे दे देते हैं। जब ये अंडा पूरी तरह से जो परिपक्व अवस्था में आ जाता है, जब पूरी आयु प्राप्त हो जाती है, तो जो मादा कीड़े होते हैं वो 3 दिन में ही अंडे देना शुरू कर देते हैं। तो ये अंडे जो है वो 12-15 दिन के बाद क्या होते हैं, लार्वा में चेंज हो जाता है। लार्वा की जो अवस्था होती है, लार्वा की जो स्टेज होती है, इस स्टेज में इनको बहुत ज़्यादा जो है वो लुक आफ्टर की ज़रूरत पड़ती है, देखभाल करने की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि लार्वा जो है इसमें आपके ये क्या करता है, शहतूत की पत्तियां दी जाती है इसको खाने के लिए। इस स्टेज में जब शहतूत की पत्तियां वो खाता है तो 3 mm लंबा जो है वो लार्वा निकलता है उस अंडे से, ठीक है। और इसका आकार जो होता है 8 अक्षर के जैसा होता है, इंग्लिश के 8 अक्षर के जैसा इसका आकार होता है। सो ये इस तरह अपने चारों तरफ क्या करता है, धागा लपेटता जाता है, ठीक है। ये 8 अक्षर का आकार होता है इसका, और आपके ये अंडा जो है 3 mm लंबा लार्वा निकालता रहता है। खाता क्या है, रेशम का कीड़ा क्या खाता है, शहतूत की पत्तियां खाता है, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आपके आ जाता है इसमें प्यूपा स्टेज जो होती है। प्यूपा स्टेज के अंदर क्या होता है, इस अवस्था में फाइब्रिन व प्रोटीन सेरेसिन गोंद होता है। इस अवस्था में जब ये प्यूपा अवस्था होती है, इसी अवस्था में फाइब्रिन प्रोटीन और सेरेसिन गोंद जो होता है वो दिखाई देता है, वो इसके अंदर होता है और वातावरण से ये क्या होता है, ये सूखता जाता है, ठीक है। उसके अलावा इसमें नेक्स्ट आ जाता है मॉथ बन जाता है जब ये। सो जिन कोकून से अंडे प्राप्त करने होते हैं, इस अवस्था में
जो कोकून होते हैं जिनसे अंडे प्राप्त करने होते हैं उनको तो छोड़ दिया जाता है, और बाकी के जो भी आपके जो कीड़े होते हैं उनको फाड़ लिया जाता है, और फिर इनको परिपक्व होने के 3 दिन के बाद ये तैयार हो जाते हैं कीड़े अंडे देने के लिए, और इनका जीवन चक्र ऐसा ही चलता रहता है। जिन प्यूपा स्टेज जो होती है, इसी स्टेज के अंदर जो है वो आपके जो रेशा होता है ये प्राप्त किया जाता है। प्यूपा अवस्था जो होती है, इस अवस्था में रेशा प्राप्त कर लिया जाता है, क्योंकि कीड़े बनने तक का इंतज़ार नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये परिपक्व हो जाता है, फिर इनसे अंडे प्राप्त किए जाते हैं। ठीक है, तो प्यूपा अवस्था जो होती है, इस अवस्था में ही रेशम लपेट लिया जाता है। ओके, नाउ चलते हैं उत्पादन उद्देश्य क्या होते हैं। आपके सिल्क को उत्पादित करने के पीछे क्या उद्देश्य होता है? इसमें उद्देश्य होता है एक तो रेशम के रेशे की प्राप्ति, और आपके इसमें नेक्स्ट जो आने वाली फसल है उसके लिए कीड़ों को तैयार करना, यानी कि कीड़े तैयार कर लिए जाते हैं और फिर उनसे अंडे होते हैं, देन लार्वा, देन प्यूपा, उनको शहतूत की पत्तियां दी जाती हैं खाने के लिए, देन फिर रेशा तैयार होता है। सो ये प्रोसेस चलता रहता है। ठीक है, सो रेशम के रेशे प्राप्त किए जाते हैं और कीड़े तैयार करने के का उद्देश्य है इनका। आगे देखिए आप, रेशम का जो प्राचीन नाम है, पहले के टाइम में रेशम को किन किन नामों से जाना जाता था? केटजा, पट, पीतांबर, तसर, चिनपट, पटवस्त्र। सो ये ध्यान रखिएगा, एक कॉमन सा वर्ड सबके बीच में आ रहा है, पट आ रहा है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, पटवस्त्र, पट, चिनपट। सो एक याद रखने का एक तरीका है कि रेशम का प्राचीन नाम, सो ये केटजा, पट, पीतांबर, तसर, चिनपट और पटवस्त्र है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए नाउ नेक्स्ट हम चलते हैं। क्या किया जाता है, आपके प्यूपा की जो आपकी अवस्था हो जाती है तैयार, उसके बाद आपके कोकून को फैक्ट्री में लाया जाता है। उसके बाद कौन कौन सी प्रक्रियाएं करवाई जाती है, किन किन प्रोसेस से गुजारा जाता है उनको, चलिए देखते हैं इसमें क्या आ जाता है। सबसे पहले आपके इसमें आता है कोकून की छंटाई करना। जब कीड़े हो जाते हैं उसके बाद देखिए कीड़े की स्टेज निकल गई, उसके बाद आ जाता है आपके जो कोकून होते हैं उनसे उनकी छंटाई करना। छंटाई करना में क्या आ जाता है, छंटाई कैसे करते हैं, देखिए कोकूनों को एकत्रित कर लिया जाता है। ठीक है, उनको इकट्ठा कर लिया जाता है, फिर उनका जैसा शेप होता है, जैसा उनका कलर होता है, उसके अकॉर्डिंग उनको सेपरेट कर लिया जाता है, और जो अंडाकार और गोल कोकून होता है उनको जो रेशा तैयार करने के लिए छांटा जाता है। जो एग शेप के होते हैं और जो राउंड शेप के होते हैं कोकून, उनको रेशा तैयार करने के लिए निकाला जाता है, अलग से कर लिया जाता है। ठीक है, सो ये प्रक्रिया चलती है, इसको छंटाई प्रक्रिया बोले जाते हैं। नेक्स्ट आता है आपके गोंद ढीला करना। गोंद ढीला करना मीन्स कि आपके उसके अंदर जब सूख जाता है धागा, तो उसके अंदर जो सेरेसिन गोंद होता है वो हार्ड हो जाता है। सो उसको ढीला करना, उसको सॉफ्ट करना। तो कोकून को क्या करते हैं, छटाई के बाद उनको गर्म पानी के अंदर डाल जाता है, उसमें उसको वार्म वाटर के अंदर डाल दिया जाता है। वार्म वाटर के अंदर डालने के बाद इसमें क्या करते हैं, इनके जो गोंद होता है वो क्या हो जाता है, सॉफ्ट हो जाता है, और फिर उनको क्या करते हैं, ठंडे पानी से धोकर उनके ऊपर हल्का ब्रश दे देते हैं, जिससे कि सारा गोंद जो होता है वो निकल जाता है और वो ढीला हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है आपके धागे लपेटना। ठीक है, धागा लपेटना। धागा लपेटना के अंदर आ जाता है, धागा कैसे लपेटते हैं, जब ये जो आपके कोकून होते हैं उनके जो लास्ट कॉर्नर्स होते हैं उनसे धागा लपेटा जाता है। और जो ये एक आप देखिएगा, एक रेशम जो है ऐसा धागा है, ऐसा रेशा है, एक ऐसा अकेला रेशा है जो कि बारीक होता है, कोमल होता है, और इस पर क्या करते हैं, 3 से 8 कोकून के धागे जो होते हैं, 3 से 8, ठीक है, 3 से 8 कोकून के जो धागे होते हैं उनको एक साथ छोर से निकालकर इनको रील पर क्या किया जाता है, यूं यूं चढ़ाया जाता है। ठीक है, एक साथ 3 से 8 कोकून के धागे के छोरों को निकालकर, ठीक है, लपेटा जाता है, क्योंकि ये बहुत बारीक होते हैं, बहुत कोमल होते हैं। और चलिए नेक्स्ट देखते हैं गांठें तैयार करना। गांठें तैयार करना में आपके क्या आ जाता है, इसमें स्कीन्स को 5 या स्कीन्स होते हैं जिसको आप बोल सकते हैं लच्छियाँ। ठीक है, इनको लच्छियाँ बोला जाता है।
स्कीन्स को क्या करते हैं 5 से 10 पाउंड की एक बुक में बांध दिया जाता है, 5 से 10 पाउंड की एक बुक में बांध दिया जाता है उनको, ठीक है। और ये सिल्क जो होता है ये फिलामेंट धागा है, मैंने आपको बताया था सबसे लंबा रेशा जो है वो प्राकृतिक रेशों में सबसे लंबा रेशा जो है वो कौन सा है, सिल्क है, जिसे फिलामेंट बोला जाता है। सो ये इससे बटाई के लिए इसको तैयार कर लिया जाता है। नेक्स्ट आ जाता है आपके इसको धागा बनाना, ठीक है। धागा कैसे बनाया जाता है, रेशम का धागा जो होता है उसको बनाने के लिए आपके एक्सपर्ट्स की ज़रूरत होती है, और ऐसे जो लोग होते हैं जो देखकर पहचान लेते हैं, है ना, उनकी बारीकी, उनकी शेप, उनकी जो भी लंबाई है, सो वो इस तरह की क्या करते हैं सेपरेशन करते हैं इस तरह के धागे का, एंड देन वो धागा बनाते हैं। जब इनको सेपरेट कर लिया जाता है तो ये फिर एक गर्म पानी में डालते हैं। गोंद ढीला होने के बाद इनको जो इनकी स्कीन्स होती हैं उनको फ्रेम पर चढ़ा देते हैं, और फ्रेम पर चढ़ाने के बाद एक बॉबिन पर इनको लपेट लिया जाता है, ठीक है। सो ये होती है आपके इसके धागा बनाने की प्रक्रिया। नेक्स्ट आता है आपके गोंद हटाना। गोंद कैसे हटाया जाता है, देखिए गोंद हटाने की क्रिया जो की जाती है वो वस्त्र बनाने के पश्चात भी की जाती है, ठीक है, क्योंकि उसमें गोंद कुछ कुछ रह जाता है। सो धागे में कुछ गोंद जो रह जाते हैं उनको वस्त्र बनाने के बाद हटाया जाता है। सो ये होती है गोंद हटाने की प्रक्रिया। गोंद हटाने से जो रेशे होते हैं वो कुछ कुछ थोड़े कमज़ोर पड़ जाते हैं। सो गोंद हटाया जाता है। उसके बाद आपके फिर आ जाता है इनका वजन करना। वेट कैसे करते हैं, रेशम के जो वस्त्र होते हैं उनको लोहे या टिन आदि में सटा दिया जाता है और उनको भारी बनाया जाता है, ठीक है। रेशमी धागों में को धातुओं के प्रति सादृश्य रहता है, सो इसलिए ये शीघ्रता से एक दूसरे से क्या हो जाते हैं, चिपक कर एक साथ हो जाते हैं। इनको क्या किया जाता है फिर जो इनको वजन बढ़ाना की बात हम कर रहे हैं, वजन बढ़ाना, इसमें आपके धागे जो होते हैं उनको धातु, कोई भी धातु होती है उनसे सटा कर क्या किया जाता है, इनका वजनीकरण किया जाता है, यानी कि वजन किया जाता है। इसको इनका वेट बढ़ाया जाता है, जिसको आप क्या बोल सकते हैं, वजनीकरण की प्रक्रिया भी बोल सकते हैं, ठीक है। वजन बढ़ाना भी पेपर में आ सकता है, वजनीकरण की प्रक्रिया भी आ सकती है, सो आप ये ध्यान रखिएगा। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट आता है आपके ब्लीच करना, ठीक है। ब्लीच किया जाता है आपके इसमें ब्लीचिंग, जैसे हाइड्रोजन परऑक्साइड है जो एक सेफ ब्लीच है, उससे ब्लीच किया जाता है। ये एक माइल्ड होता है, सॉफ्ट ब्लीच होता है। सो इससे जो है सिल्क के धागों को क्या किया जाता है, ब्लीच किया जाता है, शाइन आ जाती है इसमें और भी ज़्यादा। और उसके अलावा आपके इसमें आ जाता है, नेक्स्ट आता है रंगाई व छपाई। रंगाई भी की जाती है, छपाई भी की जाती है। उसके बाद देखिए जब वस्त्र तैयार हो जाता है, रंगाई की जाती है। इसके जो रेशम के जो वस्त्र होते हैं ऊन के समान ही रेशम के रंगों में भी क्या होता है, गहरा सादृश्य रहता है, एफिनिटी रहती है। सो इन पर रंग जो है वो अच्छे चढ़ते हैं, एकदम शाइन होता है उनके कलर्स में। सो इनको भी क्या किया जाता है, जो एसिटिक डाइज होती हैं उससे ही इनको क्या किया जाता है, रंगाई की जाती है रेशम के रेशों की। उसके बाद इसकी छपाई की जाती है, मतलब कि इनके ऊपर कुछ भी डिज़ाइन, जो भी नमूना बनाना है वो बनाया जाता है, ठीक है। सो ये था आपके रेशम की प्रक्रिया, रेशम का करने का प्रोसेस, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम रेशम के प्रकार क्या हैं। रेशम के प्रकार देखिए, एक होता है उत्पादित रेशा, और आपके इसमें सेकंड आ जाता है स्वनिर्मित या जंगली रेशा। तो आप ये ध्यान रखिएगा, उत्पादित रेशा, स्वनिर्मित या जंगली रेशा। उत्पादित रेशा में क्या आ जाता है, लपेटा हुआ रेशा और कता हुआ रेशा, ठीक है। ये देखो लपेटा हुआ रेशा और कता हुआ रेशा। लपेटा हुआ रेशा जो होता है वो उत्कृष्ट श्रेणी का होता है, और इसकी लंबाई कितनी होती है, 300 से 1800 मीटर तक की इसकी लंबाई होती है। सो इसीलिए ये उत्कृष्ट श्रेणी का होता है, अच्छा होता है। और आपके जब दूसरा आ जाता है कता हुआ रेशम। कता हुआ रेशम जो होता है वो निम्न कोटि का होता है, सूती वस्त्र के जैसा दिखाई देता है, मीन्स कि वो वैसा रेशमी जैसा लुक नहीं लगता उसका, वैसी शाइन नहीं लगती जैसे कॉटन के जो होते हैं वस्त्र, वैसा सा दिखाई देता है, क्योंकि ये निम्न कोटि का होता है इसीलिए। और इसे व्यर्थ रेशम भी कहा जाता है। कता हुआ रेशम को क्या कहा जाता है, व्यर्थ रेशम भी कहा जा सकता है, ठीक है। सेकंड हम पढ़ते हैं इसके अंदर रेशम के प्रकार में आपके स्वनिर्मित या जंगली रेशम। स्वनिर्मित या जंगली रेशम में मोस्टली ये जंगली रेशम के नाम से आता है।
सो जंगली रेशम के अंदर फर्स्ट आता है मूंगा रेशम। मूंगा रेशम कहाँ से प्राप्त होता है? ओक के पेड़ पर पलने वाले जो कीड़े होते हैं, ठीक है, उन पर से ये हमें मूंगा रेशम प्राप्त होता है। और इनका कलर कैसा होता है? इनका रंग होता है भूरे रंग का, ठीक है। और इसका ये हमें जो मिलता है मोस्टली ये कहाँ पर उत्पादित होता है? ये होता है आसाम का मूंगा रेशम के नाम से इसको जाना जाता है। और इनका रंग जो होता है वो क्या होता है? सुनहरी पीला, मतलब कि गोल्डन येलो सा इसका कलर होता है। इसे आसाम का मूंगा रेशम के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि ये आसाम में मिलता है। नेक्स्ट आता है तसर रेशम, ठीक है। ओक व बबूल के पेड़ पर पलने वाले जो कीड़े होते हैं उनसे प्राप्त जो रेशम होता है उसे बोला जाता है तसर रेशम के नाम से जाना जाता है। और उसका कलर कैसा होता है? रंग होता है भूरा। और ये कहाँ पर हमें ज़्यादा मिलता है? बिहार में अधिक मिलता है। ओके, तसर रेशम बिहार में अधिक मिलता है। ओक व बबूल के पेड़ पर पलते हैं इनके कीड़े और कलर ब्राउन होता है। इतनी चीज़ आप ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आ जाता है आपके एरी रेशम। एरी रेशम में अरंडी के पेड़ पर पलने वाले जो कीड़े होते हैं उसे बोलते हैं एरी। एरी से आप ध्यान रखिएगा, अरंडी के पेड़ पर पलते हैं ये कीड़े। थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ कॉरिलेट करता है एक दूसरे के साथ ये। ओके, सो इसका कलर कैसा होता है? कलर होता है येलो। और बंगाल और आसाम में इसका उत्पादन अधिक होता है। ओके, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। ये हमने पढ़ा आपके जो था रेशम के प्रकार, या हम रेशम की विशेषताएं, भौतिक और रासायनिक विशेषताओं में क्या आ जाता है। रेशम की विशेषताओं में हम भौतिक विशेषताओं में फर्स्ट पढ़ते हैं। इसमें क्या होता है? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन प्लस फाइब्रिन प्रोटीन एंड प्लस सेरेसिन गोंद, ये सब चीज़ें मिलकर क्या बनाती हैं? रेशम का निर्माण करती हैं। सो ध्यान रखिएगा भौतिक विशेषताओं में। नेक्स्ट हम देखते हैं इसका व्यास कितना होता है। देखिए इसका डायमीटर कितना होता है? 0.00059 इंचेस टू 0.00011 इंचेस तक इसका डायमीटर होता है। कहते हैं पहले हम इसके लंबाई जो है इसकी 1200 टू 4000 फीट तक की होती है। और ये लंबाई स्टूडेंट सबसे लंबा रेशा माना जाता है। रेशम के जो रेशे की लंबाई है वो सबसे ज़्यादा अधिक होती है, ठीक है। और उसके अलावा हम देखते हैं इसका जो है सूक्ष्मदर्शी रचना। सूक्ष्मदर्शी रचना में देखिए कोमल होते हैं धागे, चिकने होते हैं। रेशम हम जानते हैं काफ़ी शाइनी होता है, सॉफ्ट होता है। और ये दो अलग अलग रेशों से बना होता है, ठीक है। सूक्ष्मदर्शी रचना में इसके कोमल, चिकने और दो अलग रेशों से बनी संरचना दिखाई देती है। कलर कैसा होता है? कलर होता है क्रीम, येलो भी होता है और ब्राउन भी होता है इसका कलर रेशों का। मजबूती सभी प्राकृतिक रेशों से अधिक होती है। जितने भी हमने प्राकृतिक रेशे पढ़े, ठीक है, उनसे ज़्यादा मजबूती अधिक होती है। सभी प्राकृतिक रेशों से मजबूत धागा होता है रेशम का। रेशम के अंदर देखिए प्रत्यास्थता व प्रतिस्कंदता अधिक होती है। इसमें जो है इलास्टिसिटी, रेजिलेंसी सब अधिक होता है, लेकिन ऊन से कम होता है। ये ध्यान रखिएगा, जो वूल है उसकी रेजिलेंसी, उसकी जो इलास्टिसिटी होती है वो ज़्यादा होती है, लेकिन आपके जो रेशम है उसकी ऊन से थोड़ा कम होती है, लेकिन वैसे अधिक होती है, ठीक है। और उसके अलावा इसमें आ जाता है ये क्या होते हैं? काफ़ी शाइनी होते हैं, काफ़ी चमकदार होते हैं। हमें पता है रेशम का रेशा काफ़ी शाइन करता है, चमकता हुआ दिखाई देता है। देखिए बैक कंडक्टर ऑफ हीट, ताप के कुचालक होते हैं, ये हमें पता है। और क्योंकि इसीलिए इनको हम गर्मी में नहीं पहन सकते, क्योंकि ये इसमें गर्मी लगती है। इसीलिए प्रोटीन रेशा होने के कारण ही ये जो है ये बैक कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं। सर्दियों में ये थोड़ा कंफर्टेबल फील करवाते हैं, सर्दियों में इनको आराम से पहना जा सकता है, ठीक है। स्टूडेंट्स आपके इसमें रासायनिक विशेषताओं में आ जाता है। देखिए ये अम्ल व क्षार का हानिकारक प्रभाव होता है इन पर। अम्ल का हानिकारक प्रभाव, क्षार का हानिकारक प्रभाव होता है। सो चलिए इसमें उसके अलावा आपके रासायनिक विशेषताओं में कुछ खास नहीं है। क्षार का हानिकारक प्रभाव और अम्ल का हानिकारक प्रभाव। देखिए इस पर रंगों का जो है अति सादृश्य चढ़ते हैं। रंग जो होते हैं रेशमी रेशे जो होते हैं उनके रंगों के प्रति सादृश्य होते हैं और इन पर इजीली कलर चढ़ जाता है, ठीक है। तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। पसीने का प्रभाव की बात करें तो इस पर जो है पसीने का बुरा प्रभाव पड़ता है। ये रासायनिक जो इसकी विशेषताएं आती हैं उसमें आ जाता है पसीने का इस पर बुरा प्रभाव पड़ता है, ठीक है। विरंजक अगर ब्लीच की बात करें तो जो सिल्क के रेशे होते हैं उनमें क्लोरीन, सोडियम हाइपोक्लोराइट आदि का हानिकारक प्रभाव पड़ता है। जैसे ब्लीच की अगर बात करें तो जो तीव्र ब्लीच होते हैं उनका हानिकारक प्रभाव पड़ता है, बट जो हाइड्रोजन परऑक्साइड है वो जो है इसके लिए अच्छा रहता है, ठीक है।
सो स्टूडेंट्स, ये था सिल्क। आज हमने सिल्क की बात करी और अबाउट सिल्क आज हमने सारा कुछ जो है सिल्क के बारे में पढ़ा। आज हमारा सिल्क कंप्लीट होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मेरे साथ बने रहिए। गॉड ब्लेस यू ऑल। पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच। बाय।